पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के फॉर्मूलों की एक तरह से ब्रीफिंग किए थे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हो, दो चार्ज के सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो जितने कॉन्सेप्ट्स पिछले क्लास में डिस्कस किए गए थे और जिनसे रिलेटेड फॉर्मूले ब्रीफ किए गए थे, उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना करके उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को, उनके कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा हम लोग और मजबूत बनाना चाहेंगे। एक सवाल हम लोग यहाँ पर पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, सपोज कीजिए Q और Q। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक को रखा गया है पॉइंट ए पर, दूसरे को रखा गया है पॉइंट बी पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स इज स्टडीड while moving from A to B. The potential continuously increases, continuously decreases, increases then decreases, decreases then increases. अगर हम लोग इन दोनों चार्जेज के बीच इस स्ट्रेट लाइन से, दोनों चार्जेज को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दरमियान इन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा, ये हमें बताना है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा। पोटेंशियल थ्रू आउट बढ़ेगा, थ्रू आउट घटेगा, पहले बढ़ेगा तब घटेगा, पहले घटेगा तब बढ़ेगा। इस बात को हमें सोचना है। इस बात को सोचने का जो सबसे बढ़िया लॉजिकल तरीका है, मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में उलझे बगैर, विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स, टेकिंग हेल्प ऑफ योर लॉजिक, आप बहुत आसानी से और बहुत कॉन्विंसिंगली इस सवाल को सोच सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, ये दोनों चार्जेस का एग्जैक्टली जो मिडिल पॉइंट है, तो इस मिडिल पॉइंट की दूरी जितनी होगी इस वाले चार्ज से, उतनी ही होगी इस वाले चार्ज से, और चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये वाला चार्ज मिडिल पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज मिडिल पॉइंट पर उतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों वेक्टोरियली ऐड करके दोनों चार्जेस के एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अब जरा देखिए, आप A से B तक के दूरी को दो भागों में बांट दीजिए। A से मिडिल पॉइंट के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ से यहाँ के बीच का कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो उस पॉइंट की दूरी इस वाले चार्ज से कम होगी और इस वाले चार्ज से ज़्यादा होगी। इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा, और इस चार्ज से दूरी कम है तो इस वाले फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसके फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। मीन्स व्हाट, पॉइंट ए से मिडिल पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा फ्रॉम ए टू बी। पॉइंट ए से मिडिल पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा, और यहां से यहां के बीच का कोई भी पॉइंट अगर आप ले लेंगे तो उसकी दूरी इस वाले चार्ज से कम और इस वाले चार्ज से ज़्यादा। तो इस डायरेक्शन वाला फील्ड ज़्यादा और इस डायरेक्शन वाला फील्ड कम, तो नेट फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब आप देखें,
अगर आप ए से चलना शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे तो ए से मिडिल पॉइंट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और मिडिल पॉइंट से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। तो यहां से यहां तक आप फील्ड के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा और यहां से यहां तक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। सो पोटेंशियल विल फर्स्ट डिक्रीज एंड विल देन इंक्रीज। सो लास्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द सिचुएशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। The work done in taking a point charge from P to A is WA, from P to B is WB and from P to C is WC। तो क्या होगा, WA लेस देन WB लेस देन WC होगा, WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC होगा कि तीनों बराबर होंगे या सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्या होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को उस फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप ले जाते हैं तो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट P के पोटेंशियल को हम लोग कह दें पोटेंशियल एट पॉइंट P VP और पॉइंट A के पोटेंशियल को कह देते हैं VA, पॉइंट B के पोटेंशियल को बोल देते हैं VB, पॉइंट C के पोटेंशियल को बोल देते हैं VC। तो पॉइंट चार्ज Q को, Q तो खैर यहां है, दूसरा कोई चार्ज ले लेते हैं Q डैस्ट। किसी पॉइंट चार्ज Q डैस्ट को P से A तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, WA इज इक्वल टू वॉट, चार्ज इनटू दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा VA माइनस VP। अब आप देख लें ये पॉइंट इससे काफी दूर है और ये जो A B और C ये तीनों पॉइंट्स हैं वो किसी सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पर के 3 पॉइंट्स हैं जिसके सेंटर पर चार्ज स्मॉल q है। तो इस पॉइंट की दूरी भी q से जितनी है इस पॉइंट की दूरी भी q से उतनी ही होगी और इस पॉइंट की दूरी भी q से उतनी ही होगी। तो इन तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट चार्ज का होगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और तीनों पॉइंट पर सेम चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं Q का और तीनों पॉइंट की दूरी Q से इक्वल है तो तीनों पॉइंट पर का पोटेंशियल इक्वल होगा। अगर VA को V कहें तो VB भी V होगा, VC भी V होगा। और मान लीजिए यहां से यहां की दूरी अगर R है तो VA हो चाहे VB हो चाहे VC हो, तीनों को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट काफी दूर है तो व्हाट विल इट बी, ये हो जाएगा Q डैश टाइम्स V माइनस VP। उसी तरह से किसी चार्ज Q डैश को पॉइंट P से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा चार्ज इनटू दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा Q डैश इनटू V माइनस VP और उसी तरह से WC हो जाएगा Q डैश इंटू VC माइनस VP मीन्स Q डैश इंटू V माइनस VP। आप देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं। क्योंकि वर्क कितना करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर। वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस और एक पॉइंट तो कॉमन ही है, हर बार आप P से ही ले गए हैं, P से A पर, P से B पर, P से C पर और A B C तीनों का पोटेंशियल बराबर है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा ए से पी के बीच उतना ही होगा, बी से पी के बीच उतना ही होगा, सी से पी के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों केस में सेम है। तो तीनों केस में चार्ज क्यू डैश को पी से चाहे आप ए पर ले जाएं, चाहे बी पर ले जाएं, चाहे सी पर ले जाएं, वर्क डन तीनों में बराबर होगा। और इसलिए डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves on x axis from x is equal to -1 centimeter to x is equal to +1 centimeter. The electric field at the origin will be what? देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आप जब x इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 वोल्ट से घट करके 80 वोल्ट हो जाता है। अब एक बात तो पक्की है, इस डायरेक्शन में आगे जाने से पोटेंशियल घट रहा है और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये बात पक्की है कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चाहे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट एक कंपोनेंट हो। आप याद करें एक ऐसा डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर हम लोग बहुत स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dr करते हैं। यहां पर फिगर में डिस्प्लेसमेंट बड़ा दिखाया गया है फॉर द क्लैरिटी ऑफ द फिगर, या आप बड़ा भी डिस्प्लेसमेंट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको हम लोगों ने ये बताया था कि अगर आप यहां से यहां जाते हैं, सपोज कीजिए दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, आप ए से बी तक जाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड नहीं है, इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। तो भले ही एक कंपोनेंट ही क्यों नहीं रहे, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में एक फील्ड तो है, और अगर फील्ड होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कहा था कि नेट फील्ड है इस डायरेक्शन में, नेट फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फील्ड का जस्ट एक कंपोनेंट है। तो इक्वल डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल जितना घटेगा, अगर उतना ही डिस्टेंस आप नेट फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल उससे ज्यादा घटेगा। पोटेंशियल डिक्रीजेज एट मैक्सिमम रेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। लेकिन अगर किसी गिवन डायरेक्शन में नेट फील्ड नहीं भी है, फील्ड का जस्ट एक कंपोनेंट भी है लेकिन फील्ड है, तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा ही, पोटेंशियल का घटना तय है। और अगर यहां से यहां आप कितना डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं dr, और इतना डिस्टेंस आगे बढ़ने से पोटेंशियल चेंज कर जाता है dv से, dv इज द चेंज इन पोटेंशियल। तो आपके आगे बढ़ने के डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट देगा -dv/dr, -dv/dr गिव्स E cos थीटा। ऐसी बात हम लोगों ने किया था। अब हम यहां जानते नहीं हैं कि फील्ड है किधर, एक्स डायरेक्शन में नेट फील्ड है या फील्ड किसी और डायरेक्शन में है, उसका जस्ट एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चाहे नेट फील्ड हो या फील्ड का जस्ट एक कंपोनेंट हो, लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक फील्ड तो है, बिकॉज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल 120 वोल्ट से 80 वोल्ट हो जा रहा है। तो यहां से यहां जाने में कितना है dv, dv है फाइनल पोटेंशियल
माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस 40 वोल्ट, और डी आर के जगह पर यहाँ डी एक्स हो जाएगा और वो है 2 सेंटीमीटर। तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, अगर हम लोग ये एज्यूम करें कि नेट फील्ड इधर कहीं है तो उस फील्ड का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा? माइनस डीवी का मतलब माइनस 40 वोल्ट, अब बाई डी आर का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और यहां से हम लोग ई को लिख सकते हैं 20 बाई कॉस थीटा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इसी डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा, एक्स डायरेक्शन में ही नेट फील्ड होगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, नेट फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री 1, तो फील्ड इज 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अगर फील्ड एक्स डायरेक्शन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में जस्ट उसका एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पोटेंशियल घट रहा था, तो कॉस थीटा विल बी अदर देन 1, और थीटा 0 से 90 के बीच है तो कॉस थीटा 1 से कम होगा। तो 1 से कम होने का मतलब 1 अपॉन समथिंग होगा, तो 1 अपॉन समथिंग, वो समथिंग चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो वैसे केस में फील्ड 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। कम होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि फील्ड 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम होता ओरिजिन पर या इस रीजन में अगर कॉस थीटा 1 से ज्यादा होता, और कॉस थीटा 1 से ज्यादा कभी होता नहीं है, कॉस थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही होता है 1। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है कि फील्ड या तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा या उससे ज्यादा होगा, कम होने का सवाल नहीं है। और इस हिसाब से अगर देखें तो मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर गलत हो जाएगा। मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर करेक्ट है, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर करेक्ट है, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं हो सकता, लेस तो कभी होगा ही नहीं। तो इस तरह से बी और सी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की जो बात हम लोगों ने किया था उस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम exists in space. If the potential at origin is taken to be 0, find the potential at 2 मीटर 2 मीटर। मैंने कहा था कि आप स्पेस में किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं और वहां के पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं, और दूसरे सारे पॉइंट पर के पोटेंशियल को उस पॉइंट के पोटेंशियल के रिलेटिव डिफाइन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिटी के पोटेंशियल को ही 0 माना जाए, रेफरेंस माना जाए। हाँ, जब कुछ नहीं कहा रहता है तब हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि ओरिजिन पर के पोटेंशियल को 0 लेना है। तो अगर ओरिजिन पर के पोटेंशियल को हम लोग 0 लेंगे तब उस पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है 2 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट भी है 2 मीटर। फील्ड कैसा है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड के एक्सप्रेशन में न एक्स है, न वाई है, न टी है, तो न पोजीशन कोऑर्डिनेट के बदलने से फील्ड बदल रहा है, न टाइम के बदलने से फील्ड बदल रहा है। ऑल पोजीशंस पर एट ऑल टी फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सारा सेम रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं टाइम के साथ। टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेरिएबल फील्ड नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि फील्ड और पोटेंशियल आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, तो एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और आप याद करें मैंने ये कहा था कि अगर फील्ड की जानकारी दी गई रहे, अगर फील्ड के बारे में बताया हुआ रहे और फील्ड के इंफॉर्मेशन की मदद से
किसी गिवन पॉइंट पर का पोटेंशियल बताना हो या स्पेस के दो पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो आप इस एक्सप्रेशन को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो dr से सेपरेटेड है। तो अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रल साइन लगा देंगे तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप xy प्लेन में dr को लिख सकते हैं dxi कैप प्लस dy j कैप। तो E डॉट dr क्या हो जाएगा? E डॉट dr हो जाएगा 20i कैप प्लस 30j कैप डॉट dxi कैप प्लस dy कैप। और डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता है तो dv इज माइनस ई डॉट dr। तो dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ई डॉट dr। तो ये हो जाएगा माइनस 20 dx माइनस 30 dy। और अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दें, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस 20 इंटीग्रल dx माइनस 30 इंटीग्रल dy। और इंटीग्रेशन में लिमिट किसका लेते हैं? वेरिएबल का। तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। तो इसमें लिमिट लेंगे x का, इसमें लिमिट लेंगे y का। इसमें वेरिएबल है पोटेंशियल तो इसमें लिमिट लेंगे पोटेंशियल का। जब आप x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पर थे, मतलब कहां थे? ओरिजिन पर थे। तो ओरिजिन के पोटेंशियल को कितना लेना है? 0। तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है 0। तो जब आप x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 पर चले जाएंगे तो 2 मीटर पर के पोटेंशियल को सपोज कीजिए हम लोग v कह देते हैं। तो ये dv का इंटीग्रल v, और जब लिमिट लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड v चला आएगा जो हमें निकालना है। यही v है, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल यही निकालना है। और ये बहुत सिंपल इंटीग्रल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस 20 2 माइनस 0 माइनस 30 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100 वोल्ट। और यही आपका आंसर हो गया। इस पॉइंट 2 मीटर पर का पोटेंशियल 100 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट होगा। माइनस 100 वोल्ट होने का क्या मतलब हुआ? ओरिजिन पर के पोटेंशियल को 0 वोल्ट लिया गया है और 2 मीटर पर का पोटेंशियल माइनस 100 वोल्ट है। मतलब इस वाले पॉइंट पर का पोटेंशियल ओरिजिन पर जितना भी पोटेंशियल है उससे 100 वोल्ट कम है। यही इसका मतलब हुआ। एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित यह सवाल है। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसमें आपको लाइन जैसे दिख रहे हैं बट हैं एक्चुअली ये इस तरह के सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इस सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर का पोटेंशियल इक्वल होगा। इक्विपोटेंशियल उसका नाम ही है। इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट। ये है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, यह है 20 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर। और ये सारे एंगल्स हैं 30 डिग्री। मतलब सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आप देखिए हर इक्वल डिस्टेंस आगे बढ़ने से एक तो ये है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, इस बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है।
आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल 10 वोल्ट से 20 वोल्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाते हैं 20 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है, 40 वोल्ट हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। तो गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा कि या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही इधर होगा या उसका कम से कम एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब ये सरफेसेस इक्विपोटेंशियल हैं और हम लोगों ने बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर फील्ड होगा तो फील्ड का दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो फील्ड इधर होगा या फिर फील्ड इधर होगा, लेकिन होगा इससे 90 डिग्री पर। तो अगर फील्ड इधर होगा तो उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर फील्ड इधर होगा और उसका कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पोटेंशियल को घटना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से फील्ड ऐसा नहीं है, फील्ड ये होगा। और अगर फील्ड इधर होगा, क्योंकि हर हालत में फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर ही होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पक्का हो गया कि फील्ड इस दिशा में है, इससे 90 पर, तो ये 90 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 90 और ये था 30, तो ये पूरा इधर कितना है, इधर कितना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 में से 30 है, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर होगा और इस तरफ होगा यहां से 60 डिग्री पर। अब इस डायरेक्शन में dr कितना है, dr इज 10 सेंटीमीटर। इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है -10 वोल्ट। तो -dv/dr मतलब कि यहां पर हो जाएगा -dv/dx। dr यहां dx के बराबर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -10/10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब 100 वोल्ट पर मीटर। लेकिन ये क्या होगा, -dv/dr इस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट होगा। तो अगर नेट फील्ड को हम लोग E बोलें तो इस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा E cos 60 डिग्री। तो ये E cos 60 डिग्री के बराबर होगा। सो E cos 60 डिग्री इज 100। सो E इज 100 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2। तो ये 200 वोल्ट पर मीटर का फील्ड है, और किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 150 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन एम्स 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटेलिक सॉलिड स्फीयर को, मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का करेक्ट नेचर क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस किया है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस होंगे। इस तरह के लाइन से रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यहां पर आपने एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, मेटालिक स्फीयर रख दिया। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर के सारे पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो फील्ड अगर जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की नंबर डेंसिटी जीरो होनी चाहिए, अंदर में कोई लाइन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इधर वाले हेमिस्फेरिकल सरफेस की तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले पूरा का पूरा कंडक्टर न्यूट्रल होगा और अब इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के अगर इधर चला जाएगा तो इस वाले हेमिस्फेरिकल पार्ट पर अब निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और इधर वाले हेमिस्फेरिकल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो आप जब एक कंडक्टिंग स्फीयर को रखेंगे इस फील्ड के अंदर में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आप एक कंडक्टिंग स्फीयर को रखेंगे तो इधर वाले हेमिस्फेरिकल पार्ट पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर वाले हेमिस्फेरिकल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इक्विस्पेस पैरेलल लाइंस जा रहे थे, जब उनको सामने में निगेटिव चार्ज मिलेगा तो निगेटिव चार्ज पर वो टर्मिनेट कर जाएगा, इसके आगे वो बढ़ेगा नहीं, और पॉजिटिव चार्ज से फिर ओरिजिनेट कर जाएगा। तो यहाँ के बाद लाइंस होंगे, इधर लाइंस होंगे और कंडक्टर के अंदर लाइंस नहीं होंगे, जीरो होगा लाइन। दूसरी बात, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर का इंटायर वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। तो ये कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से टर्मिनेट करेगा और यहां से इस तरह से ओरिजिनेट करेगा कि उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर खींचा गया टेंजेंट फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो वो टेंजेंट उस स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर के सरफेस के पॉइंट पर टेंजेंट शुड बी नॉर्मली डायरेक्टेड, बिकॉज फील्ड हैज टू बी नॉर्मली डायरेक्टेड। लेकिन अगर वो सीधे ऐसे आकर के टर्मिनेट कर जाएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन तो रेडियल डायरेक्शन होता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसमें तो कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो ये दोनों हो नहीं सकते। तो होगा क्या, ये टर्मिनेट तो करेगा निगेटिव चार्ज पर, लेकिन टर्मिनेट करने के पहले ये रेडियली मुड़ जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस सेंटर पर जाएगा और यहाँ पर डाला गया टेंजेंट रेडियल होगा, मतलब कंडक्टर के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज फील्ड को यहाँ पर परपेंडिकुलर होना है, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। तो हर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट करने के पहले जो सीधे सेंटर की ओर जा रहा होगा वो सीधे टर्मिनेट कर जाएगा, बाकी सारे लाइंस टर्मिनेट करने के पहले रेडियली मुड़ जाएंगे और फिर यहाँ से रेडियली निकलेंगे और फिर ऐसा हो जाएंगे। तो उस तरह का एक ही है, ये करेक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा और वैसा है 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी एम्स 2017 में पूछा गया है। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। The magnitude of the electric field is however not constant. Electric field is variable. Electric field is not constant. Non-uniform electric field is there, but increases uniformly along positive z direction. जितना फील्ड यहाँ होगा उससे ज़्यादा यहाँ होगा, उससे ज़्यादा यहाँ होगा और इस रेट से बढ़ता है। 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो 10⁵ कूलम न्यूटन पर कूलम से फील्ड बढ़ जाएगा। The force experienced by the system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 coulomb meter
इन निगेटिव z डायरेक्शन इज व्हाट? डाइपोल मोमेंट डाइपोल का निगेटिव z डायरेक्शन में है, मीन्स व्हाट? यहां पर निगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये है d, तो यहां पर का फील्ड अगर होगा E, फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो d मीटर ऊपर अगर बढ़ेंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E प्लस 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में। तो फील्ड है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लगेगा निगेटिव z डायरेक्शन में कितना? तो F1 हो जाएगा Q इंटू E प्लस 10⁵ इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस k कैप, और इस पर फोर्स लगेगा F2 विल बी Q इंटू E एलोंग k कैप। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर इसको दोनों वेक्टर है तो नेट फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ 2, तो वेक्टर सम ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा QE, k कैप एक ही साथ कॉमन ले लेंगे, माइनस QE माइनस Q इंटू 10⁵ d, चूंकि 1 मीटर ऊपर बढ़ने से 10⁵ न्यूटन पर कूलम बढ़ता है, d मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 10⁵ d से बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा Q इंटू 10⁵ इंटू d k कैप। तो ये तो कैंसल हो जाएगा और नेट फोर्स विल बी अलोंग माइनस k कैप। तो नेट फोर्स विल बी Q into d is dipole moment, and dipole moment is given to be equal to 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁵ इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस k कैप। तो आप इसको कह सकते हैं 10⁻⁻2 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस k कैप, मतलब माइनस 10⁻⁻2 न्यूटन। सो दैट वे option A is the correct answer. This question was asked in AIPMT 2009. The electric potential at a point XYZ is given by, electric potential दिया हुआ है as a function of x, y and z as v is equal to minus x square y minus xz cube plus 4. Then the electric field at given point will be what? आप याद करें हम लोगों ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ हो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो पोटेंशियल फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव ले लेंगे तो फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। पोटेंशियल फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव ले लेंगे तो फील्ड का y कंपोनेंट मिल जाएगा। पोटेंशियल फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव ले लेंगे तो फील्ड का z कंपोनेंट मिल जाएगा। तो हम लोग यहां से Ex को क्या लिख सकते हैं? Ex विल बी माइनस डेल v बाई डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल हैं 3, x, y और z। x के बदलने से भी v बदलेगा, y के बदलने से भी v बदलेगा, z के बदलने से भी v बदलेगा। लेकिन जब v का आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे x के रेस्पेक्ट में, तो बाकी दो वेरिएबल्स y को और z को जस्ट लाइक कांस्टेंट ट्रीट करवा करके उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर निकाल लेना है। और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे x के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ x विल बिहेव लाइक अ वेरिएबल। ऐसी ही बात होगी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए तो माइनस
ये और माइनस वाई को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई, क्योंकि वाई को कांस्टेंट ट्रीट करवाएंगे बिकॉज वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वेयर का डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्म है तो एन एक्स एन माइनस वन 2x हो जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस जेड क्यू बाहर और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब। उसी तरह से ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने आ चुका है। तो माइनस माइनस प्लस वाई, एक्स स्क्वायर को आप बाहर करेंगे और डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा। इसमें तो वाई है ही नहीं तो दोनों कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। और ई जेड क्या हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इसमें x और y दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इनका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 0, और यहां पर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस x बाहर आएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस, तो x चलाएगा बाहर और ZQ का z के रेस्पेक्ट में 3z स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये 3xz स्क्वेयर हो जाएगा और इसका 0। तो अब आप e को लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई कितना हो जाएगा, ई एक्स मीन्स वॉट, 2xy प्लस जेड क्यू आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप प्लस 3xz स्क्वेयर के कैप। तो गिवन पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होगा, और शायद ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द आंसर। तो हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पिछले क्लास में, जितना भी थ्योरी की बात हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, तो कुछ सवाल बना करके और उन कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करने की हम लोगों ने कोशिश किया। अगले क्लास में हम लोग गॉस लॉ का थ्योरी ब्रीफ करेंगे। अगेन वहाँ भी हम लोग डेलिबरेटली प्रूफ में या फॉर्मूलों को डिराइव करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट पार्ट पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फॉर्मूलों को ब्रीफ करेंगे, फॉर्मूलों को आपको याद दिलवाएंगे और उन पर बेस्ड भी फिर सवाल बनाएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।